जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का 2025 हेतु परीक्षा हेतु जो आ गया है दोस्तों, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना जो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी जो होने वाली है दोस्तों 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण। 2025 से 2027 वाले के लिए अति महत्वपूर्ण है ये सेशन दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम के लिए है ना। तो इसमें प्रीवियस ईयर भी रहेंगे, मॉडल प्रैक्टिस भी रहेंगे, दोनों रहेंगे। अति महत्वपूर्ण ये सेशन। आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इसमें देख रहे हैं ना जैसे कि प्रैक्टिस वर्कबुक भी और हल प्रश्न पत्र भी है। 2022 से 24 तक का है, संपूर्ण इसमें व्याख्यान करने वाले हैं हम लोग। आपको पता है इसमें क्या क्या रहता है दोस्तों, या तो हिंदी या तो उर्दू आप ले सकते हैं। टोटल 25 मार्क्स के रहेंगे, 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपको। गणित आपको टोटल 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 मार्क्स के। टोटल विज्ञान मिलेंगे 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के है ना। सामाजिक अध्ययन रहेंगे आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। समाज और सामान्य अंग्रेजी रहेंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और तार्किक विश्लेषणात्मक जो रीजनिंग कहते हैं हम लोग 10 रहेंगे 10 नंबर के। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहेंगे दोस्तों। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। यूनिक पब्लिकेशन का है दोस्तों, नई एडिशन आ गई है। टोटल 35 इसमें सेट प्रैक्टिस है। पहले तो आप देखेंगे इसमें जो मॉडल प्रैक्टिस सेट कितने हैं और इसमें हल प्रश्न कितने हैं। तो हल प्रश्न आप देखेंगे तो टोटल 15 है दोस्तों, ठीक है ना। ये 15 जैसे भी कंप्लीट होगा दोस्तों, आपको बता दे जीके का अलग, ठीक है ना, फिर इंग्लिश का अलग दोस्तों, फिर हिंदी का अलग है ना, और फिर मैथ्स की अलग। सभी की मैराथन क्लासेस करा दी जाएगी प्रीवियस ईयर के लिए। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंस है दोस्तों। पिछले बार भी मैंने सभी के लिए कराया तो सभी ने बहुत ही अच्छे गुड रिस्पॉन्स दिए थे, तो इस बार भी हमें यही चाहिए, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि अब स्टार्ट हो चुकी है डीएलएड वाली एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट वर्कबुक है ना, और प्रीवियस वाली। जस्ट जैसे ही खत्म होगी दोस्तों, आप जो भी बुक बोलोगे वो प्रोवाइड मैं कराऊंगा, ठीक है ना। अब देखेंगे डीएलएड तो चलेगी ही, साथ में आपकी एएलपी भी चलेगी रेलवेज वाली। और जस्ट इसके बाद जो है दोस्तों, 1-2 वीक के बाद जो है, जैसे जल्द ही आने वाली है आपकी बीएड के लिए भी, ठीक है ना। तो जो आपके भाई बंधु दोस्त जो भी पढ़ते हैं दोस्तों बीएड एंट्रेंस के लिए एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है, शेयर कीजिएगा। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिएगा, बिहार डीएलएड परीक्षा 1/4/2024 में पूछा गया ये प्रश्न को। आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या है। पहला आता है आपका सामान्य हिंदी के, तो आइए सामान्य हिंदी को हम लोग बनाते हैं। कैसा क्वेश्चन रहा था 2024 में पूछा गया 1/4/2024 को। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है धर्मात्मा का संधि विच्छेद हमें करना है। धर्मात्मा का बता दीजिए कौन सा संधि विच्छेद होगा, आप बता दोगे बहुत इजी में। करेक्ट आंसर बताइए। और देखिए टोटल आपके पास 120 क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसमें आपका स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है ना। तो स्कोर जरूर से जरूर बताना है आपको क्या रहा है, और आपके लिए कुछ समय भी दिए जाएंगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा बताइए। जस्ट उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद, तो आप आंसर बताओगे। और डेली 22 पे होगी दोस्तों, ठीक है ना। डेली आपको बता दे 5 बजे शाम में होगी, ठीक है ना दोस्तों। ये डीएलएड की डेली 5 बजे शाम, ये याद रखना। डेली कब होगी, डेली शाम 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी, और आपको एकदम से जुटे रहना शाम 5 बजे, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइएगा धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे करेक्ट आंसर डी, धर्म जोर आत्मा। धर्म जोर आत्मा होगी, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा धर्मात्मा। अब बताइएगा धर्मात्मा आपको पता है यह जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ना। और आ जोड़ के आ हो जाता है ना। समास में कुल कितने पद होते हैं, समास में कुल कितने पद होते हैं बताइएगा। तो आंसर बताओगे कुल 2 पद होते हैं। जैसे कि आप देख लो कि राजा का भवन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, राजभवन बोलेंगे ना। अगला प्रश्न बताना है आपको, यज्ञशाला में कौन सा समास है बताइएगा। यज्ञशाला में कौन सा समास है, तो आंसर क्या बताएंगे, यज्ञशाला में तत्पुरुष समास है। करेक्ट, जैसे यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला बता दीजिएगा, गद्यांश हमें पढ़ना है। गद्यांश तो एक रहता ही रहता है दोस्तों, आपको पता ही है। देखिए गद्यांश कितना इंपॉर्टेंस है। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों का बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म की व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। सपूत यहाँ पे दे रखा ना, डॉट देख रहे थे, तो बोल रहा है सपूत शब्द का जो है कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब समझ रहे हैं जो सबसे पहले लगा रहता है, और प्रत्यय मतलब जो पीछे लगा रहता है, ऐसा ही है क्या बताइएगा। तो आप बताएंगे बिल्कुल सही। तो उपसर्ग मतलब सबसे पहले लगा रहता है। उपसर्ग क्या है, स जोर क्या होगा दोस्तों, स जोर पुत, सपूत होगा ना। तो स यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए बताइएगा।
अगला प्रश्न बताना है आपको, मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण बताइए, मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है, आंसर क्या बताइएगा, बताइएगा। तो आप बोलेंगे यह जो मैं पढ़ रहा हूँ यह विधिवाचक वाक्य है ना, क्या है यह विधिवाचक वाक्य है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, विधिवाचक वाक्य, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा आपका। अगला बताना है, एनेक्चर के लिए जो है सही परिभाषित शब्द नहीं है, एनेक्चर के लिए सही परिभाषित नहीं है, बताइए क्या नहीं है। एनेक्चर या फिर उसे कह सकते हैं अनुलग्नक के लिए जो है परिभाषित शब्द जो होगा वो क्या होगा, संलग्नक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर असंजक, है ना। करेक्ट आंसर बन जाएगा असंजक, हमें नहीं है वो बताना है, ये तो है ही, ये नहीं है असंजक, करेक्ट आंसर सी बनेगा। अब बताइए कारक के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं बताइएगा। तो आप आंसर बोलेंगे कारक के टोटल जो भेद है वो 8 है। कितने भेद है दोस्तों, आप बताओगे 8 है। और आठों का आप नाम कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बोलो, क्या क्या होंगे। तो आप बताओगे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोध, ये होंगे ना 8। अगला प्रश्न बताना है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग बता दीजिए। सम्राट शब्द का आंसर क्या हो जाएगा, सम्राट का सम्राटी नहीं होगा दोस्तों, सम्राट का सम्राज्ञी होगा। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए, चादर से बाहर पैर पसारना, मुहावरे का अर्थ आपको पता ही होगा दोस्तों, जिनको नहीं पता है आइए हम देखते हैं। चादर से बाहर पैर पसारना, इसका ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। चादर ओढ़कर सोना, बिल्कुल नहीं। चादर से पैर ढकना, बिल्कुल नहीं। कंजूस होना, बिल्कुल नहीं। आय से अधिक व्यय करना, बिल्कुल बात सही है ना। करेक्ट आंसर डी, मतलब जितना आप कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्च कर देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना कि चादर से ज्यादा जो है पैर को बाहर पसारना, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, मुहावरे है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब गलत कौन है, आइए देख लेते हैं। देखेंगे इसमें गलत कह रहा है, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ती है, बात तो सत्य है यहाँ पे, मतलब सही भी है सेंटेंस। बेटी पराए घर का धन होती है, ये भी सत्य है। भारत में अनेकों राज्य है, नहीं दोस्तों भारत में अनेक राज्य है, यही प्लुरल हो जाएगा आपका, अनेकों नहीं, यानी करेक्ट आंसर क्या बन गया आपका, राइट आंसर सी। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है, ये भी बात सत्य है। अब देखेंगे सत्य नहीं मतलब सेंटेंस सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन गया। अगला बता दीजिएगा, कह रहा है कि अब दरवाजा खोला जा सकता है, खोला जा सकता है, यहाँ के खोला जा सकता है रेखांकित शब्दों का हमें पदबंध बताना है। पदबंध क्या हो जाएगा बता दीजिएगा। तो यहाँ पे पदबंध हो जाएगा, क्या होगा, तो करेक्ट आंसर बताना है आपको, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिया पदबंध होगा यहाँ पे, है ना। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खेला जा सकता, यह क्रिया पदबंध है। अगला बताना है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, बताइए क्या होगा वाच्य का शाब्दिक अर्थ। तो आप आंसर बताएंगे, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला बताना है आपको, तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण, बताइए किस वाच्य का उदाहरण है, तुमसे बोला नहीं जाता है, किसका है बताना है आपको। यह हो जाएगा आपका भाववाच्य हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, भाववाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य में निम्न अलग अलग जो लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा, वह क्या होगा बताइए, सूर्य अस्त हो गया है ना। इस वाक्य में विभिन्न लोगों द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो वह बताएंगे आप, व्यंजना शक्ति के द्वारा होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। देखिएगा अगला, कह रहा है कि कुंभकर्ण निंद्र सोने वाले को स्वान निंद्र सोने वाला कहा गया, इस कथन से वाक्य जो है शब्द कैसा है, कैसा है ये वाक्य। स्वान मतलब आप समझते हैं ना, स्वान निद्रा बोलते हैं ना, विद्यार्थी की 5 लक्षण होती है, उसमें स्वान निद्रा आती है दोस्तों। स्वान निद्रा मतलब कुत्ते की नींद सोना, है ना, इसके कुत्ते की नींद सोना। और कुंभकर्ण आपको पता है, कुंभकर्ण की तरह सोना मतलब पता ही नहीं चला ऐसे सो गए, ठीक है। तो ये क्या है, उस व्यक्ति को बोला जाता है कि मतलब जो कुंभकर्ण की नींद सोता है उसको बोला जाता है तुम स्वान निद्रा के नींद में सोते हो, मतलब कुत्ते की तरह सोते हो कि थोड़ी सी भी आहट आती है तो आप जग जाते हो। तो इसके मतलब उसमें क्या है, अब ये बोला जा रहा है, तो व्यंग बोला जा रहा है ना, मतलब कि उसको क्या चिढ़ाया जा रहा है, एक तरह से उसको ये ट्रीट किया जा रहा है, तो क्या बोलोगे आप, व्यंग्यार्थ हो जाएगा, यहाँ पे उसको अपोजिट बोला जा रहा है ना। करेक्ट आंसर आप राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला बताना है, कह रहा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है। अब खुद देखो यहाँ पे बेर, यहाँ पे बेर, अब देखो दो जगह बेर आए हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ है। यहाँ पे 3 बेर खाती थी मतलब कि वो 3 टाइम्स खाती थी, एक बार नहीं 3 बार खाती थी, है ना। और 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती कहने का मतलब यहाँ पे फल है बेर,
है ना। बेर ये यहाँ पे फल के बारे में बताया गया है दोस्तों, और यहाँ पे टाइम के बारे में बताया गया है, ये भी याद आपको देखना होगा ध्यान से, तब आप बता पाओगे कि ये कौन सी अलंकार है। तो कौन सी अलंकार है दोस्तों, तो आप बताइएगा ये यमक अलंकार है। कौन सी है, यमक अलंकार है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अलंकारों का जो है शीरोत्न वो डैश कहा जाता है, डैश माना जाता है, बता दीजिए क्या माना जाता है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन देखेंगे क्या माना जाता है, तो आप बताइएगा इसको माना जाता है उपमा। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना है। इसमें अलंकार कौन सी है बता दीजिए आप। तो इसमें अलंकार जो है आपका दोस्तों यह रूपक अलंकार है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, रूपक अलंकार है ना। अगला देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोजू बढ़ी जाए में अलंकार कौन सी है। कौन सी अलंकार बताइए दोस्तों आप। तो इसमें भी कौन सी अलंकार है, करेक्ट आंसर बताना है आपको, ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार है। कौन सी अलंकार है आप बताओगे, रूपक अलंकार है ना। अगला प्रश्न बताएं, मनहु विधि तन छवि स्वच्छ रखिबो काज, दिगपग पूछन को करे भूषण पायंदाज। इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है, इसमें भी कौन सी अलंकार बताना है आपको, बताइए इसमें कौन सी अलंकार है दोस्तों। इसमें कहने का मतलब है इसका अर्थ क्या होता है पता है, इसका अर्थ होता है कि जो न्यायिक के शरीर की जो गुराही का प्रशंसा सखी नायक से करती है, मतलब उसके शरीर की शोभा ऐसा उज्जवल है कि उसके आगे कनक के भूषण ऐसे मान पड़ते हैं जैसे स्वच्छ बिछौने के आगे जो है पायंदाज। अतः यह जान पड़ता है कि मानो जो है विधाता ने उसके तन की जो उज्जवल अक्ष है उसे छवि को स्वच्छ विमल रखने के लिए नियमित आंखों के पांवों को पूछने के लिए पांव पूछने मतलब भूषण पायंदाज बनाए हैं। तो इसमें पता है कौन सी अलंकार है, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर सी बनेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब बताना है आपको, आई ऐसा अद्भुत बेला ना रोक सका ना विहंस सका, इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है बताइए, कौन सी अलंकार है इसमें। तो आंसर क्या बताएंगे आप, इसमें अलंकार जो है विरोधाभास है। कौन सी अलंकार है दोस्तों, राइट आंसर बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख रहे हैं क्या बोला जा रहा है कि ऐसी अद्भुत आई ऐसी अद्भुत बेला ना रोक सका ना विहंस सका, मतलब ना ही रोक सका ना ही हंस सका। तो यहाँ पे विरोधाभास बोला गया। अब देखिए तगर में कितने लघु और गुरु वर्ण है, कितने हैं बताइएगा आप। तो आंसर बताएंगे कितने हैं, करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, तगन और लघु। तगन में जो है एक लघु और दो जो है गुरु वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगगन है ना, एक जो है मगन और एक भगन एक नगन और एक दो तगन दो गुरु के क्रम से जो है 17 वर्ण होते हैं। किस वर्णिक छंद के बताइएगा, तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताइएगा आप, ये मंदकांत मंदक्रांत मंदक्रांता वर्णिक जो है समृद्धि छंद के प्रत्येक चरण में एक जो है मंगन एक भंगन एक नंगन और दो तंगन तथा दो गुरु के जो है क्रम से 17 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि वाक्यो शोभा काव्य शोभाय कर्तोरो धर्मा गुण, वाक्य शोभाय कर्तोरो धर्म गुण किसका कथन है, किसका कथन है यह, तो अब बताएंगे यह वामन का कथन है। किनका है, वामन का। करेक्ट आंसर ए बनेगा। विभव के कितने भेद हैं बताइएगा, विभव के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे विभव के जो है भेद है वो दो है। कौन कौन है, तो आलम्ब विभव है और उद्दीपन विभव है। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा, आलम्ब और कौन है, आलम्बन विभव है और उद्दीपन विभव। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का वो गणित है। तो आइए गणित में देखते हैं, गणित में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय है। तो देखिए ये अपरिमेय ये अपरिमेय ये अपरिमेय ये एक परिमेय है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका, 25 का 5 आता है आपको पता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 47 यदि 47 से जो है 379 से भाग देने पर शेषफल 3 आते हैं तो हमें बताना है कि भागफल क्या होगा। भागफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला देखेंगे, ये फॉर्मूला कौन सी है, तो आप बताओगे ये फॉर्मूला जो है आप भाज्य
ये फॉर्मूला लिख लीजिए और याद भी रखिए, यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। भाज्य इक्वल होता है भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल होता है ना। तो ये याद रखना आपको। एक क्वेश्चन तो इससे तय ही की रहना, जिसमें आपके पास भाज्य दे रखा है 379, इक्वल में आपका भाजक कितने हैं 47, इनटू भागफल तो हमें नहीं पता, भागफल आप x रख सकते हो, चलो हम x रख लिए, प्लस ये 3, शेषफल कितने हैं 3। अब x की वैल्यू आप नहीं फाइंड कर लोगे, तो यहाँ पे देखो 379 अपॉन ये आप मल्टीपल माइनस प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यानी कितनी 3 अपॉन ये 47 मल्टीपल में है डिविजिबल में हो जाएगा 47 इक्वल x। अब घटा दो, कितनी हो जाएंगे 3 घटा दोगे तो 376 अपॉन 47 हो जाएगी। इसको काट सकते हो तो काटोगे कितने 8 आ जाएंगे, यानी x की वैल्यू आपके पास x आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि यदि HCF कितना दे रखा है 54 और 78 का 6 है, ठीक है ना। एलसीएम जो 54 और 78 का मान हमें बताना है कितना होगा, यानी HCF दे रखा है 6 तो हमें एलसीएम बताना है। देखिएगा आपको पता होना चाहिए क्या दोस्तों कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल होता है एलसीएम इंटू HCF, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसे तो आपको रट के ही रखना है ना। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल होता है LCM इंटू HCF होता है ना। ये फॉर्मूला आपको रखना है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे हम एक लिखे हैं, फर्स्ट नंबर याद रखना है, और ये सेकंड नंबर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर 54 है, सेकंड नंबर 78 है, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर देख रखा है, तो आइए फर्स्ट नंबर 54, सेकंड नंबर 78, जिसमें हमारे पास HCF दे रखा है, तो HCF डिवाइड में आ जाएगा 6, तो हमें LCM निकल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो काटिए इसके 6 नंबर 54, 9 से काटो 78 में डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 702, यानी करेक्ट आंसर सी बन जाएगा आपका। अब देखना है अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि त्रिघाती बहुपद दे रखा है x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्य अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमें बताना है। तो आइए बताते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती क्या है, तो आप बताओगे माइनस बी बाई ए होती है ना। क्या होती है माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू कितनी है, तो आप देखो खुद यहाँ पे -7 है, तो -7, ठीक है। माइनस में ऑलरेडी होती है दोस्तों, तो माइनस और माइनस कितनी हो जाएंगे प्लस, और ए की वैल्यू कितनी है कुछ नहीं एक है, यानी 7/1, यानी क्या कह सकते हैं 7/1 के 7 बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बी बन जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ी टफ रहेगी, बट सॉल्यूशन आप देखोगे ना तो उसकी बहुत ईजी रहती है। देखिए अगला है यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो b का वैल्यू हमें बताना है। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे कि अल्फा इक्वल दे रखा 1/बीटा, यही ना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि अल्फा बीटा इंटू 1 लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ओके। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दे रखा है क्या हमारे पास, इधर आइए, ये अब दे रखा है क्या हमारे पास, क्या दे रखा है कि x² प्लस ax माइनस बी में जो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए होगा, ये सेकेंड इक्वेशन होगा। तो यहाँ से हम फाइंड करें तो माइनस बी बाई ए इक्वल क्या हो जाएगा 1 होगा, तो बी की वैल्यू निकालोगे तो -1, बी की वैल्यू -1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर यही ना निकालनी थी कि बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -1 आई है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला बताना है, कह रहा है यदि युगपद समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताइएगा। वो समीकरण निकाय क्या कहलाता है, अगर किसी युगपद समीकरण का निकाय कोई भी हल नहीं है तो वह समीकरण का निकाय विरोधी, है ना, इनकोशिएंट कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे, विरोधी, करेक्ट आंसर सी बताएंगे। देखिए दो चर दे रखे हैं एक्स और वाई के रैखिक समीकरण mx प्लस बी वाई प्लस एन इक्वल 0 है, तो कितने अधिकतम हल संभव है, कितने अधिकतम हल उसके संभव है दोस्तों बताइएगा। तो आंसर क्या बताएंगे इसमें, आंसर आप बताएंगे यदि दो चर वाले के एक रैखिक समीकरण, आपको बताते हैं रैखिक समीकरण क्या है, mx प्लस बी वाई प्लस एन इक्वल 0 है, तो x तथा y का अनंत हल हो सकते हैं ना, कितने हो सकते हैं दोस्तों अनंत, कोई भी आप रख सकते हो, कोई भी निकलेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन सी। यदि x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 6, तो यहाँ पे इसमें रख के क्या a की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे कितना इजी है दोस्तों, आप देखोगे खुद। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू रखो ये 8 हो जाएगा, ये y की वैल्यू रखो 6y हो जाएगा, ये a तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6y और ये हो जाएगा 8 माइनस में, और ये a² रहेगा ही रहेगा। तो क्या यहाँ से आप गुणनखंड नहीं निकाल लोगे, आइए हम लोग गुणनखंड यहाँ से निकाल ही देते हैं आपके। चलिए यहाँ पे देखिए यही ना क्वेश्चन था हम लोग का पास, ठीक है।
8y इक्वल में आपका 0 है यहाँ पे, ठीक। अब देखो ए स्क्वायर को 8 से मल्टीपल करो तो 8 है। 8 को वैसे हमें डिवाइड करना है जो 6 प्लस करने पे आए, मल्टीपल करने पे, गुणा करने पे 6 आ जाए, ठीक है। तो वो कौन सा डिजिट होगा दोस्तों, 4 और 2 कर सकते हैं तो 6 होगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, ठीक है। तो रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a और प्लस 8 इक्वल 0 होगा। अब देखो इसमें कॉमन हो सकता है, ए कॉमन करोगे तो ए माइनस 4 हो जाएगा, इसमें कॉमन करोगे 2 तो इसमें आ जाएगा ए माइनस 4 होगा, इक्वल 0 रहेगा। तो ए माइनस 4 होगा एक, और एक होगा ए माइनस 2 होगा, इक्वल 0। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसका 4 आ जाएगी, और ए की वैल्यू इसकी 2 आ जाएगी, आएगी ना। तो यहाँ पे कितने वैल्यू निकल गए, 2 निकल गए वैल्यू, एक 2 और एक 4। देखेंगे ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, वो कौन कौन, 2 और 4 दोनों पॉजिटिव आई है, करेक्ट आंसर बी आ गई है। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि ए डजंट इक्वल जीरो जीरो है ना, और बी डजंट इक्वल जीरो, सी डजंट इक्वल जीरो। ए जो है ना ही जीरो के बराबर आ सकता है, बी भी जीरो के बराबर नहीं, सी भी जीरो के बराबर नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। तब हमें बताना है क्या, कि ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे निकाल के देखते हैं क्या होगा, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दे रखा है दोस्तों, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे दोस्तों आपके पास क्या, तो जो भी दे रखा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसके बराबर होता है क्या है, आपको पता है 3abc होता है ना। अब देखेंगे ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये फॉर्मूला भी होता है, ये इक्वेशन 1 भी हमने ले रखा, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होगा। तब जो हमारा इक्वेशन है वो रखते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी होगा ना। इक्वल में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप करोगे कॉमन तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी होगा, इक्वल, ठीक है। अब दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, करोगे तो 3abc अपॉन आ जाएगा ए बी सी काटो तो आंसर कितना आ गया 3। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर, अब बता दोगे तो करेक्ट आंसर डी बन जाएगा 3। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है रमेश अपने धन का कुछ भाग जो है 96 रुपया के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग का 120 रुपया के 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉकों का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉकों में धन का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। आइए हम लोग निकाल के देख लेते हैं किसका कितना होगा, है ना। चलिए पहले क्या लगा रहा है, 96 रुपया के 9%, ठीक है। तो अब आपको पता होगा दोस्तों, लाभांश इक्वल होता है निवेश गुने दर बटे स्टॉक जो मूल्य होती है, ठीक है। तो x इंटू 9 अपॉन करेंगे हम लोग 96 इंटू 100 इक्वल कर देंगे y इंटू 12 अपॉन 120 इंटू 100। अब इसे डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल होगा, ठीक है, 12 से 10 टाइम्स में कैंसिल होगा, और भी काट सकते हैं हम लोग, काट के देखते हैं, 2 से 5 से काटोगे, 2 से काटो, 2 4 जाए, 2 8 जाए 16, ये 3 से 3 टाइम्स में, ये 3 से काटोगे तो 16 टाइम में, और तो नहीं कटने वाली है, यानी 15 और 16, 15 और 16 का रेशियो आ गया, तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा आपके पास, 15 ये कर दोगे तो इधर आ जाएगा 16, और ये कर दोगे तो 15, यानी 16:15। करेक्ट आंसर कौन सा बन गया बताइएगा, ऑप्शन नंबर बस एक ही है, राइट आंसर डी है। अगला बताना है आपको, कह रहा है कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य कितना है, 720 रुपया है, ठीक है। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवाकर जो है एक घड़ी कितना 550.80 रुपये में खरीदता है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरे क्रमिक बट्टा का हमें मान बताना होगा कि कितना हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों, देखेंगे कितना होगा। यहाँ पे पहला है, देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्या कह रहा है कि 720, ठीक है, क्या कर रहा है 10% की इसमें डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। 100 है तो 90 हो जाएगा, 90/100 होगा, गुने दूसरा हमें नहीं पता कितना का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 माइनस डी डाल दो डिस्काउंट, इंटू अपॉन 100 कितना में दे रहा है, तो 550.80 में दे रहा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ठीक है, 18 और कितना हो जाएगा 63 और 64, मतलब 648 हो जाएगा, या फिर इसे मल्टीपल नहीं करो क्योंकि काटने में आसान होगा, ठीक है।
तो इतना रखते हैं 72 मल्टीप्लाई बाई 9 रखते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा आपके पास, कॉमन क्या है इसमें बच जाएगा आपके पास 100 माइनस डी अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा 550 डेसिमल 80 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 100 माइनस डी को फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा 550 डेसिमल 80 इंटू 100 अपॉन 72 इंटू 9 हो जाएगा। काटोगे इससे तो कितना आ जाएगा आपके पास, अब बताओगे डी की वैल्यू जो हो जाएगी 85 आ जाएगी, है ना। काटिएगा और माइनस से इससे घटा दीजिएगा तो आपकी डी की वैल्यू 85 आ जाएंगी। जब डी की वैल्यू 85 आ गया तो आप D2 बता कर सकते हो कितनी है, कितनी है तो आप बताओगे 15% है ना। 100 में से 85 घटा दो तो कितना है 15%। आंसर यही ना पता नहीं थी कि दूसरा कितना है, दूसरा क्रमिक बट्टा कितना है, वो निकल चुकी बी। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है कि बिंदु -3 -4 है और 1 -2 मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में बांटती है, ये हमें बतानी है। यहाँ पे एक रेखाखंड है, ठीक, ये एक रेखाखंड है, ये ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ठीक है ना। यहाँ पे -3 और -4 दे रखा है, ये दे रखा है कितना 1 और -2 दे रखा है। तो हमें फाइंड करनी है इसकी 0 और y, इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है यहीं पे, है ना। तो आइए हम लोग रेशियो जो है निकालते हैं। इस रेशियो को m और इसको n बोला जाता है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करिएगा तो x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे mx2 प्लस n y1 अपॉन होता है m प्लस n होता है, ठीक। x की वैल्यू 0, ठीक है, m इंटू 1 प्लस n इंटू -3, ये m और n क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 0 से मल्टीपल करिए तो 0 हो गए। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा, तो m प्लस 3n होगा, है ना। m अपॉन n लिखोगे तो 3 अपॉन 1 हो जाएगा, 3:1 आ गया। m और n की वैल्यू 3:1। करेक्ट आंसर कौन सा दिख रहा है, तो राइट आंसर आप बताइएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, यदि बिंदु a और 0 और b और 1 और 1 के संरेख में है तो a प्लस बी का वैल्यू हमें बताना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे a प्लस बी का क्या होगा ये बता लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम करेंगे क्या दोस्तों, जब संरेख है तो x1 इक्वल a हो जाएगा, x1 इक्वल a, x2 इक्वल क्या हो जाएगा, तो आपके पास x2 0 हो जाएगा और x3 कितने हो जाएंगे, तो आप बताओगे 1। यहाँ पे रखोगे y1 तो कितना है 0, y2 कितनी है तो आप बताओगे b है, y3 कितनी है तो आप बताओगे 1 है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जाएगी 0 होगी। तब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, तो आप बताओगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, इक्वल 0 दे रखा है। सभी का वैल्यू रख दीजिए, सभी का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू बी माइनस 1 प्लस 0 इंटू y3 माइनस y1 प्लस 0 माइनस बी इक्वल 0 होगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी इक्वल 0 है, ए माइनस बी इक्वल 0, तो a प्लस बी इक्वल हो जाएगा ए बी। हमें a प्लस बी का ही वैल्यू निकालना था, a प्लस बी का वैल्यू ए बी निकल गया। करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया। कह रहा है आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित पद है, कौन सा है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी, ये सभी परिभाषित है दोस्तों। अगला देखें, समकोण त्रिभुज के कर्ण 25 है और दो शेष भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई बताना है आपको, है ना। मीन्स कहने का अर्थ क्या है कि एक यदि x है तो दूसरा जो है x प्लस 5 है, ये कहने का मतलब है 5 सेंटीमीटर लंबी है, इसका मतलब ये है जो कर्ण है वो कितना है 25 है। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज जो होती है दोस्तों, ये कर्ण जो होता है ना, इस दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ये x है और ये x प्लस 5 है, तो इस दोनों का स्क्वायर करोगे ना और ऐड करोगे तब जाके ये 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैं बताया हूँ वैसे आप रख सकते हैं यहाँ पे 25 का होल स्क्वायर यानी 625 सीधे लिख सकते हैं आप। इक्वल यहाँ पे हम x के बदले p रखते हैं, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 10p हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो आपको पता ही है 5 और प्लस p का होल स्क्वायर करोगे तो खुद देखो 25 और प्लस पी स्क्वायर और प्लस 5 गुना के 10,
आएगा कि नहीं इतना, तो हमने भी तो वही लिखा और पहले से प्लस एक है ही, ठीक है। तो चलिए हमने यही लिखा है अभी जस्ट। इसके बाद जस्ट हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कितना तो हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे ये और ये ऐड कर लो तो 2p² हो जाएगा प्लस 10p माइनस 600 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा घर जाएगा 625 में से इक्वल 0। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे दोस्तों, दो कॉमन कर लेते हैं, दो कॉमन कर लो या फिर यहाँ पे सीधे मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा 2p प्लस 40p और माइनस 30p, तो कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस 600 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2p कॉमन करो यहाँ पे तो p प्लस 20 माइनस 30 कॉमन करो तो p प्लस 20 इक्वल 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास एक आ गया, एक प्लस एक माइनस, तो 2p माइनस 30 वाला हम निकालेंगे क्योंकि इससे प्लस का वैल्यू निकलेगा, तो p का वैल्यू 30 और अपॉन 2 काटोगे तो 15, यानी एक भुजा कितना आ गया 15 आ गया। जब एक भुजा 15 आ गया तो उसमें 5 ऐड कर देंगे, कितना 20 आ जाएगा, एक 20 और एक 15, तो आंसर बता दीजिए कौन सा आ जाएगा, आंसर बताएंगे 20 और 15, करेक्ट आंसर बी है। अगला बताना है, कह रहा है कि एक बगल के चित्र में एपी स्पर्श है, एपी क्या है स्पर्श, यदि एपी बराबर ओपी, एपी बराबर जो है ये बराबर इतना है ओपी, तो ट्रायंगल ओपीए, ट्रायंगल ओपीए एक डैश त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है आप खुद देखो, दो जब भुजाएं बराबर है, कोई भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो इसका दो कोण भी इक्वल होता है, उसे कहते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, क्या कहते हैं समद्विबाहु। और इसमें और भी कुछ है क्या, और भी देखते हैं हम लोग, तो इसमें भी और भी है, वो क्या है यहाँ पे एंगल फॉर्मेट कर रहा है 90 का, तो समद्विबाहु तो है साथ में समकोण भी है, तो ये क्या हो जाएगा समद्विबाहु समकोण, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत 25 रुपया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में दो बार एक कमरे के प्लास्टर करने की लागत रुपया में हमें क्या होगी ये बतानी है। तो हमारे पास प्रश्न सुना जैसे कि आपको पता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है क्या है 2h इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक, बस इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलना है। और कितने टोटल रुपया लग रहा है इसको कराने का 25 रुपया लग रहा है। अब ऊंचाई जो है हमारे पास क्या है 2h है, लंबाई जो है 2l है, ठीक है, और हमारे पास जो चौड़ाई है वो है 2b, ठीक है, सभी 2 मल्टीपल्स है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो सभी से यहाँ पे सीधे 2 से मल्टीपल कर देंगे, सभी हो जाएगा 2, ठीक है। अब जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तो होगा ही 4 इंटू 2h इंटू एल प्लस बी होगा, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 2h इंटू एल प्लस बी का वैल्यू 25 और गुने 4 कर दो 25 चौका 100, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 70 डेसीमीटर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई जो है 7 डेसीमीटर है, तो उसके आधार पर खरे उस आधार पर जो है खरे समान क्षेत्र की आयत का जो है परिधि है वो कितनी होगी। तो समांतर चतुर्भुज की आधार जो होगी वो क्षेत्रफल बट्टे ऊंचाई होती है, क्षेत्रफल बट्टे हाइट, क्षेत्रफल कितनी है तो 70 और हाइट कितनी है तो 7, 7 से काटो इसे तो कितनी आ जाएगी 10 डेसीमीटर आएगी। तो समान क्षेत्रफल पर जो है आयत का परिमाप कितना होगा, तो आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी होती है, तो 2 इंटू एल कितनी 10 और प्लस बी कितनी 7, 17 और 2 से मल्टीपल करो 34, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कागज पर बने बारीक बिंदु या समतल पर जो है स्थित स्थान को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो आप बताओगे एक बिंदु कहते हैं, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे, ना इसकी लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई कुछ भी नहीं होती है। अगला देखिए 5 संख्याओं का माध्य जो है 18 है, एक संख्याओं हटा दी जाए तो माध्य जो है 16 हो जाता है, हटाई गई संख्या क्या है ये बताना है। तो 18 और गुने 5 माइनस 16 और गुने 4, तो 18 बच्चे 90, 16 चौका 64, 90 में से 64 घटा दो 90 और माइनस 64 यानी कितना 6 और यहाँ पे 8 में से 2 यानी 26, करेक्ट आंसर क्या आनी चाहिए आपके पास 26, देखो ऑप्शन नंबर, तो आप बताइएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात जो है 6 और 7 है, 6 अनुपात 7 है, तो माध्यक और माध्य का अनुपात क्या होगा ये आपको बतानी है। तो आपको पता है क्या कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है ना,
तो आइए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है, ठीक है। जिसमें आपके पास बहुलक दे रखा है 6x इक्वल माध्यिका दे रखा है 5x, तो 3 इंटू 5x कर लेंगे माइनस 2 गुने माध्य रखेंगे, माध्य को हम m रखते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमें माध्य और माध्यिका के रेशियो फाइंड करना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 इंटू माध्य, t इंटू माध्य, माध्य को m रखेंगे, ठीक है। इक्वल में है 9x, 9x होगा, ओके। जब 9x हो गया यहाँ पे तो m इक्वल बोल सकते हैं आप 9x अपॉन 2 बोल सकते हैं ना। तो माध्य कितना आ गया आपके पास 9x अपॉन 2, तो माध्य और माध्यिका का रेशियो, ये तो माध्य आ गया, क्या आ गया 9x अपॉन 2 माध्य, और माध्यिका कितनी है तो आप बताओगे 5x है। इसको काट दो, कितना आ जाएगा 5 टू 10 यानी 9x इंटू यहाँ पे 10x, यानी काट दोगे x तो कितना आ जाएगा 9 और 10 रेशियो होगा। देखेंगे 9 और 10 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आप बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है आपको, निम्नलिखित में से किसका माध्य माधक तथा बहुलक का मान समान है, किसका है बताइएगा। तो माध्य बराबर होगा माध्यिका बराबर बहुलक, सभी का क्या होना चाहिए, आइए देख लेते हैं हम लोग। इसमें 3 टाइम्स आया है, इसमें 3 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स, मतलब एक भी 3 टाइम्स है, 2 भी 3 टाइम्स है, 3 भी 3 टाइम्स है, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला, तो आप देखोगे क्या, कोई भी आप ऑप्शन बेसिस से उठाओ, तो चलो हम ऑप्शन बेसिस आंसर वाली उठाते हैं बी। अब देखोगे 3 सबसे ज्यादा बार आई है, इसमें देखेंगे तो 2 सबसे ज्यादा, 1 सबसे ज्यादा बार, ठीक है, सबसे ज्यादा बार आई। अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे कि माध्य निकालते हैं हम लोग, सभी नंबर को जोड़ के उससे डिवाइड करते हैं, क्या वही आ रहा है कि नहीं बहुलक मेरा, तो सभी को ऐड कर दो, ऐड करके जोड़ो, तो कितना आ जाएगा, टोटल को ऐड करते हैं और 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास 3 आएगा, ठीक है। तो ये 3 भी आ गया। अब माध्यिका निकाल के देखते हैं, माध्यिका क्या होता है, टोटल टर्म से है, टोटल आपके 5, 5 और प्लस 1, छठा टर्म का आधा यानी तीसरा, तीसरा पे कौन है 3 है, तो माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों 3 आ गए, यानी करेक्ट आंसर बी बन गया। अगला प्रश्न बताना है आपको, वैसे और दूसरा भी चेक कर सकते हैं, उसका नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अगला देखें, कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तब हमें tan थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो भी दे रखा है इसमें हम 4 साइन स्क्वायर, ठीक है, 4 साइन स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्या 4 होगा, होगा ना 4। तो यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 इंटू, आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, इक्वल 4 हो जाएगी। तो ये 3 एंड 4 इसमें घटा दोगे तो 1, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितनी हो जाएगी, 4 में से 3 घटा दोगे तो 1 बच जाएगा, है ना। तो आप बता दोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कितना, तो 1/4 हो जाएगा, इसको स्क्वायर हटा दोगे तो कितना 1/2 आ जाएगा, यानी साइन की वैल्यू 1/2, ये साइन थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 1/2 30 का वैल्यू होता है, यानी करेक्ट आंसर है। क्या बोल सकते हो, और हमें निकालना है क्या tan, tan का निकालना है, तो 30 आ गया, यानी tan, tan जो है tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 का होता है 1/√3, तो आप बताओगे राइट आंसर ऑप्शन ए बता दीजिएगा। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा सेक स्क्वायर सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होगा क्या। तो देखेंगे यहाँ पे आप सेक स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर -1 बच जाएगा, सेक स्क्वायर -1 को हम करते क्या है, तो आप बताओगे इसे कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्तों, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर लिख सकते हैं, tan स्क्वायर प्लस tan की पावर 4, तो आंसर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर प्लस tan की पावर 4, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बताइएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कह रहा है कि साइन अल्फा इक्वल हो जाएगा 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल 1/2, तब हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू नहीं बता दीजिएगा आप, यहाँ से यदि इसका 1/2 है, यानी साइन 30 का वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू 30 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो बीटा का वैल्यू कॉस हाफ करने का मतलब यानी 60 डिग्री। अब देखो ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दो, 60 और 30 90, करेक्ट आंसर डी बता दीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का विज्ञान का आता है, तो आइए हम लोग विज्ञान को सॉल्व करते हैं, क्या है देखेंगे, कह रहा है विज्ञान में कि पौधे के नस्लों
में सुधार करने का लक्ष्य जो है उत्पादित करना है। क्या उत्पादित करना है बताइएगा, तो आप बताएंगे ये सभी है। क्या क्या है, रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज करने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है द्विक्षारीकीय अम्ल है। द्विक्षारीकीय अम्ल कौन सा है बताइए आप, तो द्विक्षारीकीय अम्ल जो है आपका H2SO4 है। कौन है, H2SO4। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डी। ये द्विक्षारीकीय अम्ल है क्योंकि एक अणु विलय में जो है H प्लस आयन छोड़ता है, H3P4। H3P4 जो है यह त्रियक अम्ल है। ये क्या है, त्रियक अम्ल है ना। और H3P4 का रासायनिक नाम जो है क्या है, तो आप बताओगे फास्फोरिक अम्ल है। HCl तथा HNO3 एकल क्षारीक अम्ल है ना, ये दोनों। करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन प्रोपैनिक अम्ल है बताइएगा, प्रोपेनोइक अम्ल कौन सा है, प्रोपेनोइक। तो आंसर बताएंगे प्रोपेनोइक अम्ल जो है, करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है, ये तो आपको याद ही करना होगा, ठीक है ना। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म, क्योंकि मिट्टी उष्मा का डैश है। उष्मा का क्या है दोस्तों, तो आप बताइए कुचालक है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा विटेकर के वर्गीकरण में जो है अकशेरुकी जीवों में से नहीं है। कौन नहीं बता दीजिए आप, तो आंसर बताएंगे प्रोटोजुआ नहीं है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजुआ नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, व्हिटकेयर ने जो है सजीव जगत को जो 5 वर्गों में विभाजित करा था, वर्गीकृत किए थे। व्हिटकेयर के अनुसार जो कशेरुकी को प्रमुख 7 भागों में बांटा गया था, है ना। बट बाद में जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है व्हिटकेयर ने ही सजीव जगत को 5 वर्गों में बांटा है, ठीक है ना। और कशेरुकी को 7 वर्गों में बांटा है, जिसमें कशेरुकी में आप बोल सकते हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालिड्स, है ना, और इकाइनोडर्मेटा, फ्लैग वर्मा और नेडिनियंस, स्पंज, ये सब होते हैं। इसमें प्रोटोजुआ नाम का कोई भी उपवर्ग नहीं आता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, आप बताओगे बहुगुणित कहलाते हैं। करेक्ट आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। पर्यावरण स्नेही किनको माना जाता है, तो आंसर क्या बताइएगा, आंसर बताएंगे आप, करेक्ट आंसर डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मानते हैं। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा ऑप्शन। अगला बताएं, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। कौन है, तो आंसर क्या बताइएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सेरिब्रम है। करेक्ट आंसर ए बन जाएगा, सेरिब्रम होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें जो है त्रिगुणित केंद्र पाया जाता है। किसमें त्रिगुणित केंद्र पाया जाता है, तो आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर भ्रूणपोष में पाया जाता है। राइट आंसर डी बनेगा, भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन है कि कोई कण जो है एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, तो कण की गति क्या होगी। कण की गति होगी क्या, तो आप बताओगे द्विविमीय या फिर 2 आयामी होती है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि कैपिटल जी का वर्तमान मान्य होगा क्या, लगभग में बताना है आपको। तो आंसर क्या बताएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन है 6.673 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न बताना है कि 900 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर जो है तैरता है, वह तेल जो है 1000 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व केजी पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये देख लेते कितना होनी चाहिए। ये 900 से कम ही होनी चाहिए और 1000 से क्या होनी चाहिए, 1000 से भी कम होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 900 से मोर देन और 1000 से कम। तो वो कौन सा ऑप्शन दिख रहे हैं, तो वो बताएंगे, ऑप्शन नंबर बस एक ही है, वो है 950। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। बताइएगा बाहरी कान कहलाता है, बाहरी कान क्या कहलाता है, तो आंसर बताइएगा, बाहरी कान जो है कर्ण पल्लव को हम लोग कहते हैं, पेना को। करेक्ट आंसर ये बनेगा, कर्ण पल्लव। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण इसका क्या है, तो आप बताएंगे जल। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा बताना है। CO2 की मात्रा कितना होगा, कार्बन गैस है ना, कार्बन की मात्रा बताना है कितनी है, कार्बन गैस का बताइए कितनी है, तो आप बताएंगे कितनी है। आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, CO2 की मात्रा जो है वो है आपका 0.03 है, या फिर 0.00 भाग बोल सकते हो आप, है ना। जिसमें वायुमंडल में जो है
78 नाइट्रोजन तथा 21 ऑक्सीजन के साथ जो है कुछ ऐसे गैस है ना। तो वर्तमान में CO2 की मात्रा जो वो कितनी है, तो बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 कर सकते हैं। CO2 कितनी है, 1 है ना, ना कि बी है। करेक्ट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न बताना है, पृथ्वी जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, कहाँ पे किया गया था सबसे पहले, तो बताओगे हुआ कब था, तो ये भी याद रखना 1992 में हुआ था सबसे पहले, रियो डी जेनेरो में हुआ था। वो कहाँ पे है दोस्तों, तो आप बताओगे, बताइए कहाँ पे है। यह जो है रियो डी जेनेरो ब्राजील में है। कहाँ पे दोस्तों, ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में रियो डी जेनेरो 1992 में होता है। करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है, पृथ्वी सम्मेलन सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, किस राज्य में है, तो आप बताएंगे यह कश्मीर में है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी पर स्थित है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, प्रतिरोध का सूत्र होता है क्या है, तो प्रतिरोध का सूत्र V=IR या फिर R=V/R, V/I, तो कौन सा आंसर होगा आप बताओगे, R=V/I। करेक्ट आंसर सी होगा। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, ठंडे तार में, अर्थ तार में, या कभी ठंडे कभी गर्म तार में, आंसर क्या बताइएगा, तो करेक्ट आंसर बी, गर्म तार में। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है क्या कि यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है बताइएगा, तो आंसर बताना है आपको, उत्तल लेंस का होता है। करेक्ट आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अध्ययन। आइए सामाजिक अध्ययन में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन में फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। फ्रांस की क्रांति होती कब है दोस्तों, तो 1789 में होती है ना। क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है ये। तो फ्रांस की क्रांति होती है आपका 1789 में, और लुइस 16वें था उस समय का राजा, कौन था, लुइस 16वां। तो आंसर क्या बन जाएगा, लुइस 16वां। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा दोस्तों, उस समय का राजा। अब देखेंगे चेरा जनजाति कहाँ रहने वाली थी, चेरा जनजाति कहाँ की रहने वाली, आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी, पलामू। राइट आंसर क्या बन जाएगा, पलामू की। पलामू झारखंड में पड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्या, यासूप जो है मैजिनी ने यंग यूरोप नामक जो है गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की। ग्यूसेप मैजिनी जो है ने यंग यूरोप नामक जो है गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे स्थापना किए थे, तो आंसर क्या बताइएगा, यह बर्न में किए थे। करेक्ट आंसर बी बनेगा। कहाँ पे किए थे, बर्न में किए थे। वह इटली के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। यंग यूरोप नामक जो है गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना कब हुआ था, तो अब बताइएगा 1833 में हुआ था। अगला प्रश्न बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है सरकार ने किस समिति का गठन किया था, वो समिति का नाम बताना है। तो आंसर क्या बता दीजिएगा दोस्तों, आप आंसर बताएंगे हंटर समिति। आंसर ए बताइएगा, हंटर समिति लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न बताना है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, प्रेस का जनक बताइए किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या बताएंगे, प्रेस का जनक जो है जेम्स अगस्टन हिकी को कहा जाता है। आंसर सी बन जाएगा, जेम्स अगस्टन हिकी। 1780 में बंगाल गजट नामक जो है सबसे पहले अब हमारे देश का जो है अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्रिका संपादन हुआ था, द बंगाल गजट। अगला प्रश्न देखेंगे, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है बताइएगा, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है, नाथुल्ला, तो आंसर बताएंगे क्या, सिक्किम में है। करेक्ट आंसर बन जाएगा बी, सिक्किम में है यह। भारत और तिब्बत के जो बीच जो है संपर्क को कार्य को यह बढ़ाती है ना। अगला प्रश्न बताना है आपको, श्रीलंका की राजधानी कहाँ पे बताइए, श्रीलंका की राजधानी आप क्या बताएंगे, तो आंसर बोलेंगे जयवर्धनपुरा। करेक्ट आंसर ये बन जाएगा जयवर्धनपुरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, और आर्थिक राजधानी उसका कोलंबो है, ये प्रशासनिक राजधानी है ना। तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियां का चयन किया जाता है, तालाब पालन प्रणाली के लिए जो है सामान्य मछलियों का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर आप बताएंगे डी, कैटलास, रेहू, है ना, कॉमन कार्पस और ग्रास कॉर्पस का किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है कि केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, केंद्रमुख जो है एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। आंसर क्या बताइए, कर्नाटक। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा, कर्नाटक में है स्थित। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो आंसर बताएंगे प्रत्येक 22 मई को मनाते हैं। आंसर ए बन जाएगा, कब मनाते हैं दोस्तों,
प्रत्येक 22 मई को। अगला प्रश्न बताना है आपको, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? तो आप बताएंगे डिगबोई। करेक्ट आंसर बन जाएगा डी, डिगबोई। कहाँ पे? असम में। स्थापना कब हुआ था? 1901 में हुआ था स्थापना, है ना। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला प्रश्न बताना है, कांडला पतन किस राज्य में स्थित है? कांडला पतन किस राज्य में है? आप बताएंगे गुजरात में। करेक्ट आंसर सी बनेगा, गुजरात में है। यह ज्वारीय बंदरगाह है दोस्तों। अगला प्रश्न बताना है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार के शोक किसको कहते हैं दोस्तों? आंसर बताइएगा बी, कोसी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से लिया गया है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस राज्य से लिया गया है? किस भाग में लिया गया है ये बताना है। संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो आंसर क्या बताएंगे? करेक्ट आंसर डी, भाग 4 में। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। भाग 4 में जो है राजनीति निधि सत्ता तो वर्णित है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया। अनुच्छेद 36 से 51 में है। अगला है, मतगणना का कार्य कौन करता है? मतगणना जो होती है वो कार्य कौन करते हैं? तो चुनाव आयोग करते हैं। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है, और ये मतगणना जो होती है, मतगणना चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग एक अस्थायी मतलब स्टेबल और स्वतंत्र निकाय है। यह अनुच्छेद 324 के तहत सांसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, निर्देशक और नियंत्रण को कार्य करते हैं। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं लोकसभा को? तो आप आंसर बताएंगे, उसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। निम्न सदन भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक अधिकारिक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन अधिकार नहीं है? तो आप बताइएगा किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। अगला बताना है कि भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का जो है समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो आप बताएंगे अवसर की समानता के सिद्धांत पे। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। यह अनुच्छेद 16 में आता है। अगला प्रश्न बताना है आपको, लोकतंत्र लोकतंत्र का जो है सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण बताइएगा। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। करेक्ट आंसर बी बनेगा, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होगा। अगला बताना है, कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का जो है सूचक है? कौन सा है बताइए? तो आंसर क्या बताएंगे आप? पंचायती राज है। करेक्ट आंसर डी बनेगा, पंचायती राज। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के बारे में देखेंगे हम लोग। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। जनरल इंग्लिश में क्या है देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई फ्रेंड्स एंड आई डैश सॉक देयर। माई फ्रेंड्स आई डैश सॉक देयर, तो बनेगा क्या इसमें? क्या बनेगा? हैज बीन तो होगा ही नहीं दोस्तों, और हैव हैड बीन होगा नहीं, वाज होगा नहीं, तो बच क्या गया? हैड बीन। करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप एंड देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो आपके नाउन से दो जुड़े हुए एंड, इस कारण यहाँ पे हैड बीन का प्रयोग होगा। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा यहाँ पे पास्ट फॉर्म के लिए। माई फ्रेंड्स एंड आई हैड बीन सॉक देयर। करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। अगला बताना है आपको, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंसेस। क्या है? वेलकम टू द सेरेमनी। वेलकम टू द सेरेमनी हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है गिवन सेंटेंस, यानी कहने का क्या मतलब है? समारोह में आपका स्वागत है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ये क्या हो रहा है? ये कौन से सेंटेंस है? तो आप बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। करेक्ट आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज टू सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है सेंटेंस देखे, डिड यू सी दैट रेड कार, माय ब्रदर आस्क्ड। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों? बताना है आपको। ये सिंपल पास्ट को जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में करना है हमें, तो इंट्रोगेटिव स्पीच में सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, डिड हट जाएगा और आस्क्ड के बदले ऑब्जेक्ट मी आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आई आया है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आस्क्ड मी हैड। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। माय ब्रदर आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन दैट रेड कार। करेक्ट आंसर आपका सी बनेगा यहाँ पे। देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या है? नैन्सी said we went for a summer trip last year। तो आइए, नैन्सी said that dash for a summer trip dash।
आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो आंसर आप बताओगे। यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा आपका। दे वॉन्ट होगा यहाँ पे। नैन्सी सेड दैट दे वेंट दे वेंट फॉर अ समर ट्रिप द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर हो जाता है एक्शन। अगला प्रश्न बताना है आपको। नेक्स्ट है कि पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या फिर वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देखिए, ही मेड मी लिसन, ही मेड मी लिस्टन। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमें चुनना है, बताइए कौन सा है इसमें, तो आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बी, लिस्टन है ना, करेक्ट आंसर बी होगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन अ गिवन सेंटेंस क्या है, वी हैड सीइंग अ चाइल्ड क्राई, वी हैड सीइंग अ चाइल्ड क्राई। तो यहाँ पे बताइएगा कौन सा है नॉन फाइनाइट वर्ब, आंसर बताएंगे आप। सीइंग, क्राई है, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताना है आपको। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ अ फोर अल्टरनेटिव given below, select the one which best express the same sentence in a passive voice। क्या दे रखा है देखिए, we drove him out of the train, we drove him out of the train। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ये सिंपल पास्ट में, इसलिए पैसिव वॉइस फॉर्म में जो होगा वाज प्लस भी थ्री होगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग वाज प्लस भी थ्री किस में है, किस में है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो दिख रहा है, ही वॉज ड्राइवन आउट ऑफ द ट्रेन, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है। नेक्स्ट क्या प्रश्न है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज नॉट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। कौन किसमें नहीं है देखेंगे आप। क्वेश्चन मार्क में आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क पता है ऐसे दिया जाता है ना। तो यहाँ पे कौन सा गलत है देखेंगे आप। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होगा, ना कि ये क्वेश्चन पूछा गया ना। यहाँ पे क्या होगा, कितनी सुंदर है ये, मतलब ये साइट, ये बताएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ये गलत है यहाँ पे। अगला प्रश्न बताना है आपको कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हाइपन इन अ सेंटेंस। क्या पर्पस है हाइपन का सेंटेंस में, तो क्या पर्पस है बताइएगा। आइए बताते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका। पर्पस ऑफ हाइपन इन अ ज्वाइन वर्ड टुगेदर, हम लोग क्या करते हैं, इस वर्ड को ज्वाइन करने के लिए यूज को करते हैं। तो करेक्ट आंसर टू ज्वाइन वर्ड्स टुगेदर, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। माई मदर वॉज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश, करेक्ट आंसर क्या बनेगा बताइएगा। तो आंसर बताओगे, माई मदर वॉज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, करेक्ट आंसर बी होगा, यहाँ पे इनका प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन सी। सेंटेंस क्या है, सी हैज बीन रीडिंग अ नोवेल डैश मॉर्निंग, सी हैज बीन रीडिंग अ नोवेल डैश मॉर्निंग, आंसर क्या बनेगा, आंसर बताओगे सिंस मॉर्निंग, करेक्ट आंसर सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न बताना है, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। क्या है हमारा सेंटेंस, द अक्यूज्ड वाज गिल्टी, ही एडमिटेड दिस हिज कोर्ट, दिस इन कोर्ट। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, हमें सुटेबल जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस देखना है, तो वो कौन सी है। अब पहला ही देखोगे तो अक्यूज्ड एडमिटेड इन कोर्ट दैट ही वाज गिल्टी, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहेगा फाइंड द सुटेबल सुजेसिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस, यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड डैश यू ट्राई हार्डर, आंसर क्या बनेगा, आंसर बताओगे यहाँ पे अनलेस, क्या होगा करेक्ट आंसर सी होगा, अनलेस होगा। यहाँ पे जब तक कि नहीं, मतलब वाक्य का जो अगला भाग जो होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए आगे जो है अनलेस का प्रयोग होगा। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू ट्राई हार्डली, है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अ आइटम्स या फ्रेजेस। तो आइए हम लोग आइटम्स या फ्रेजेस देखते हैं क्या है। कुक एंड बुल स्टोरी, कुक एंड बुल स्टोरी कहने का अर्थ में क्या है, मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी, आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, तो आंसर बताइएगा। मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी के लिए हम ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन नंबर ए अ फैंसीफुल या फिर अनलाइकली स्टोरी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बताना है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। क्या है, बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, बेड ऑफ रोजेज कहने का मतलब है कि आराम या आनंद की स्थिति
में या आनंद की स्थिति या स्थान बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या है? अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। करेक्ट आंसर ए बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज। फिर से गिवन आइटम दे रखा है गिव इन। गिव इन कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हार मानना या फिर समर्पण करना। तो करेक्ट आंसर क्या करना है? टू सरेंडर। करेक्ट आंसर सी टू सरेंडर। सेलेक्ट द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है? डैश यू एडमिट टू क्राइम इफ यू डिडोंट कमिट इट। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? डैश यू एडमिट टू अ क्राइम इफ यू डिडोंट कमिट इट। करेक्ट आंसर आप बताओगे तो करेक्ट आंसर बनेगा वुड यू एडमिट टू अ क्राइम इफ यू डिडोंट क्राइम इट कमिट इट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न बताना है कि चूज द करेक्ट phrase from the given option and make a conditional sentence. If a thief dash your money, you dash it. करेक्ट आंसर बताइए क्या बन जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बनेगा if a thief stole your money, you would be sad. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको fill in the blank with the correct option. Everyone dash rewarded. आंसर क्या बनेगा? everyone dash rewarded. तो आंसर बताइएगा was rewarded. राइट आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि fill in the blank with the correct option. क्या है? a bunch of keys dash missing. a bunch of keys dash missing. आंसर क्या बताओगे? तो आंसर बताइएगा a bunch of keys is missing. करेक्ट आंसर यहाँ पे डी बनेगा। इसका प्रयोग होगा यहाँ पे, है ना। अगला आता है जो हमारा लास्ट सेशन है वो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक रीजनिंग है, जिसे हम लोग विश्लेषणात्मक क्षमता जिसे हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। देखिए दिए गए प्रश्न के स्थान पे क्या आने वाला है। देखिए यहाँ पे थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, तो बताइएगा ओपिसोमीटर से क्या मापते हैं। ओपिसोमीटर से हम लोग मापते हैं रेखाएं। करेक्ट आंसर बी बनेगा। क्या मापते हैं? रेखाएं मापते हैं, है ना। घुमावदार रेखाएं की लंबाई को मापा जाता है इससे। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है इसमें कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो आपको इसका बताना है कि क्या होगा। अब देखेंगे इसमें दो दो वर्ड को चेंज करा गया है। ओ एस को चेंज किया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं ना। इसको भी चेंज किया गया। सेम यहाँ पे पहले आएगा ई तब जी। ई से स्टार्ट ये नहीं है, ई से 3 स्टार्ट है। ई के बाद जी, ई के बाद जी, ई के बाद जी, ठीक है। जस्ट ई और एन, फिर ई और एन आना चाहिए, ई एन ई एन ई एन, ठीक है। जस्ट इसके बाद ए आर आना चाहिए। ए आर इसमें नहीं, ये काट दो, ठीक है। ए आर इसमें नहीं, ये भी काट दो। ए आर इसमें है क्या? अब देखते हैं इसके बाद जो है दो के बाद क्या होता है। तो आप देखोगे ये दो के बाद क्या करता है दोस्तों, यहाँ तो चिन्ह है। फिर ई टी वाई को क्या करता है, तो आप देखोगे ई को सबसे लास्ट में लेकर जाता है, ठीक है ना। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने चार तो चेंज करा, आर को लास्ट में। आर तो लास्ट में कौन कौन है देखेंगे आप। आर लास्ट में एक ये है, ये तो पहले से हमने काट रखा था। आर एक ये है और ये भी, यानी या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन डी होने वाली है। अब देखेंगे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे लास्ट में उठा के लेगा जस्ट इसके बाद टी। अब देखेंगे ए, ए जस्ट बीच में है क्या, तो इस डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही बच गया। अगला देखेंगे वेन आरेख हमें बताना है, तो आइए देख लेते हैं क्या वेन आरेख। सोना आभूषण और चांदी, सोना चांदी दोनों आभूषण है, सोना और चांदी। तो हम बनाएंगे कौन सा बताइएगा। आंसर बनेगा कुछ सोना जो है चांदी और कुछ ऐसे बनेगा दोस्तों कि ये जो आभूषण है सोना भी है, ये आभूषण चांदी भी है। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा, यानी विकल्प हमारा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला बताना है अंग्रेजी वर्णमाला में एस तथा जी के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। एस आपको पता है कितने पे आता है, 19 पे, और जी कितने 7 पे आता है। इसके बीच में कौन सा अक्षर आएगा बता दीजिए। तो इसके बीच में कौन सा आएगा, तो दोनों को ऐड करते हैं, 9 और 19 और 7 को ऐड करोगे 26, 26/2 13, 13 पे आता है एम। करेक्ट आंसर बी। ए बी सी डी 5 लड़के एक वृत्ताकार बैठे हैं, वृत्त में बैठे हैं, ठीक है ना। सी जो है ई के ठीक बाईं ओर, ए डी और ई के बीच में बैठा है, बी और ए के बीच में बैठा है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 5 व्यक्ति है टोटल, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हम बैठाते हैं ए को, जस्ट इसके बाद बी, ठीक है। ये है हमारा सी, ये डी और ये है ई। तो पूछा क्या है बी और ए के बीच में कौन, बी और ए के बीच में कौन कौन बैठा है,
इधर बता देंगे डी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला बताना है आपको, कह रहा है शहर ए बी के लिए दो बस, शहर ए से बी के लिए जो दो बस और शहर ए से सी के लिए 3 टिकटें की कीमत जो है 77 रुपये है, लेकिन शहर ए से बी के 3 टिकटों और शहर ए से सी के लिए जो 2 टिकट की कीमत जो है 73 रुपये है। तो ए से शहर बी और सी के लिए कितने किराए होंगे ये हमें बतानी है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कितने किराए हो जाएंगे इसमें। देखेंगे यहाँ पे कि 2AB प्लस 3AC का कितना दाम है 77 रुपये, गुणे 3 कर देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ले, ठीक है। अब देखना है क्या कि 3AB, ठीक है, और प्लस 2AC ये कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 73 गुणे 2, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। सभी को हम गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा, इसमें 3 से गुणा करिएगा तो आपके पास 6AB आएगा और प्लस में 9AC आएगा, इक्वल में 231 आ जाएगा। इसको करोगे तो 6AB आएगा प्लस 4AC आएगा, इक्वल में आप करोगे तो 146 आएगा, ठीक है ना। इसमें माइनस करते हैं, माइनस माइनस, इसको काट दो तो माइनस प्लस कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 5AC इक्वल आ जाएगा 85। 5 से काटोगे 70 टाइम में, यानी AC का वैल्यू 17 आ गया। AC का वैल्यू जब 17 आएगा, कोई भी इक्वेशन में रख दो तो AB का वैल्यू आ जाएगा, AB का वैल्यू 13 आ गया, AC का वैल्यू 17 आ गया। तो हमें बताना क्या था, शहर ए से बी और सी का किराया कितना होगा, तो 13 और 17 रुपया। करेक्ट आंसर देखेंगे 13 और 17 ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो बताइएगा ऑप्शन नंबर आप बी है, राइट आंसर बी बन जाएगा आपका। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से क्या आने वाला है, यहाँ पे खाली स्थान पे देखिएगा इसमें क्या भरे जाएंगे। तो क्या भरे जाएंगे इसमें देखेंगे, यहाँ पे 3 और 17, 20 और 11 और 4 कितने हो जाएंगे 15, कितना आ गया 5 आ गया। सेम यहाँ पे वही करेंगे, 18 और ये कितना 12, 18 में से 12 तो ये 6 आ गया, मतलब एक बढ़ा, यहाँ पे 5 था यहाँ 6 है, यहाँ पे कितना 7 आना चाहिए, तो ये 19 और इसमें कितना ऐड करेंगे, ताकि हमें कितना आना चाहिए दोस्तों, ये आया था कितना, तो आपके आया था 5, ये 6 आया था, तो ये आना चाहिए हमें 7 आना चाहिए ना, आना चाहिए क्या, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। 13 6 19 और ये कितना 13 1 14, ये 19 और ये 14, यहाँ से आप घटाओगे तो कितना 5, तो एक तो प्लस हो रहा है एक घट रहा है, यानी 5 आया, तो यहाँ पे रखे क्या थे 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आप बताइएगा ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ विकल्प एक यहाँ पे सही होगा, राइट आंसर ए होगा, मतलब एक यहाँ पे रखे जाएंगे। अगला बताना है, इस श्रृंखला को देखिए 544 509 474 439, आगे आने वाली कौन सी संख्या है, यहाँ पे 439 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो आगे आने वाली 39 के बाद जो है यहाँ पे देखिएगा क्या होगा 35 घटा है, फिर यहाँ से 35 घटा, ठीक है, फिर यहाँ से 35, तो आप फिर से 35 घटा दीजिए, यानी 404 आ जाएगा, 439 में 35 घटाएगा तो 4 ही बच जाएगा ना, तो आंसर देखेंगे इसमें कौन सा हो जाएगा 404, ऑप्शन नंबर बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 404। यदि सोमवार किसी महीने की 5 तारीख को पड़ता है तो इस महीने की 26 तारीख को 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपको बताना है, कौन सा दिन पड़ जाएगा दोस्तों आप बताइए। देखिए 5 तारीख को सोमवार है, ठीक है, 5 तारीख को क्या है तो सोमवार है, ओके। अब 26 तारीख को 3 दिन बाद मतलब 29 तारीख को कौन सा दिन आएगा, तो 29 तारीख को सोमवार, ठीक है, पहले हम लोग सोमवार अब प्लस इसमें ऐड करते हैं सोमवार, प्लस जो है हम लोग क्या करेंगे कि 29 और -5 अपॉन 7 कर देंगे ना, ये शेष हमारा बच जाएगा जो भी, तो इसमें घटाइएगा तो 24, 24 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना 3 शेष बच जाएगा, तो सोमवार और +3, सोमवार मंगल बुध और व्यफे, यानी गुरुवार पर व्यफे को गुरुवार भी बोला जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला बताना है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, देखिएगा कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रमशः दाईं छोर से 9वें और बाईं छोर से 10वें स्थान पे है, यदि वे अपना स्थान आपस में बदलते हैं तो रीता और मोनिका क्रमशः जो है दाएं से 17वें और बाएं से 18वें स्थान पे आ जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं ये हमें बतानी है। तो कुल कितनी लड़कियां हो जाएंगी आप खुद देख लो, यहाँ पे टोटल जो है आपके पास कितना है, पहले तो 17, ठीक है, प्लस कर देंगे 10 में से एक घटा देंगे तो टोटल आ जाएगा, अभी 26 आया, ठीक है ना, 26 ये 18, ये जो हो जाएगा हमारे पास कितना है -1 होगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस में 1 होगा, क्योंकि
हमारा जो स्थान हो जा रहा है, जो पहले रीता और मोनिका की जो स्थान थी वो चेंज हो जा रही है। तो ये जो हो जाएगा 17 प्लस 10 में से 1 घटाइएगा तो 26, यानी 18 और प्लस 9 माइनस 1 करिएगा तो कितना आ जाएगा 26। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। टोटल जो है कितनी लड़कियां हैं तो 26 बताइएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।